डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8 सोशल साइंस का जो हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर था, मतलब 2024 और 2025 में जो हमारा हुआ था, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पेपर का कोड लिखा हुआ है, मतलब ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। और देखिए बच्चों, आपका जो पेपर है आपके परीक्षा अध्ययन या अदर बुक्स में नहीं दिया हुआ होता, क्योंकि वो हर जो परीक्षा अध्ययन वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पेपर को मॉडिफाई करते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा पेपर है वो सारा का सारा हमारे बुक से आया हुआ है। आप मैच करेंगे, ये पेपर एग्जैक्टली आपके प्रीवियस ईयर से मैच नहीं होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। और जो ओरिजिनल पेपर था, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र एमपी भोपाल, आपका लिखा हुआ है एनुअल एग्जामिनेशन सेशन 2024-2025, सब्जेक्ट जो हमारा सोशल साइंस है। बच्चों, ये मैंने पेपर प्रीवियस ईयर के बच्चों से, अपने स्कूल के बच्चों से मांगा है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताना जा रहा हूँ कि आपका पेपर किस तरीके से पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका 60 मार्क्स का एग्जाम होता है बच्चों, जिसमें आपको मिनिमम 20 मार्क्स अचीव करने होते हैं, तभी आप पास माने जाएंगे, नहीं तो आप फेल कंसिडर किए जाते हैं। और जो टाइम आपको दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, 2 आवर 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। टोटल आपके 26 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। अब चलिए क्वेश्चंस का पैटर्न, किस तरीके से आपको लिखना है, सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपसे एक चीज़ को मेक श्योर करूंगा, क्योंकि देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हैं ही हैं, साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपका प्रिपरेशन है, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल तक हो चुकी है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहला 1 to 5 जो होता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों। थोड़ा पेपर की क्वालिटी डल है, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है बच्चों, ये उतना ज़्यादा संभाल के इन चीज़ों को नहीं रख पाते हैं। तो मैंने किसी तरीके से आपके लिए मैंने मैनेज किया है कि पेपर अवेलेबल हो जाएं और मैं भी जो भी चीज़ें आपको बताऊं तो एकदम प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। और बच्चों एक चीज़ और है कि जैसे अभी मैंने हिंदी और इंग्लिश का पेपर प्रीवियस ईयर अपलोड कर दिया है चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। दूसरा काम आपको क्या करना है, ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर, मैं जो भी होगा तो आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा, उनको प्रॉपर लर्न करना है। और दूसरी चीज़ क्या है, अभी मैं जस्ट जैसे ही हमारा ये खत्म होगा तो मॉडल पेपर आपके लिए लेके आऊँगा, वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चों के लिए। तो उसकी तैयारी आपको प्रॉपर तरीके से करनी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हेल्पफुल पेपर रहेगा आपका, ठीक है। चलिए इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, चूज द राइट द करेक्ट ऑप्शन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज द 1 मार्क। सारे के सारे क्वेश्चन क्या कैरी करते हैं, 1 मार्क कैरी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखिए इसका हिंदी मीनिंग भी मैं आपको समझाते चलूंगा कि देखिए भारत का जो पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम क्या था, वॉरेन हेस्टिंग। हिंदी में क्या, ये क्या हो जाएगा आपका, वॉरेन हेस्टिंग। हिंदी इंग्लिश दोनों ये सेम रहेगा, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द सम टाइम इज कॉल्ड। ऐसी लैंड जो कि कुछ समय के लिए क्या की जाती है, अनकल्टिवेटेड रखी जाती है, मतलब कि कुछ भूमि जो बिना खेती के उसको छोड़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बंजर भूमि बोलते हैं। इंग्लिश में उसको बैरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैरन लैंड बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी गाइस, इसका आंसर ये बैरन नहीं होगा आपका, ये फॉलो लैंड होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ उसका मतलब। देखिए क्या होता है बैरन, मतलब अब मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चों ने बैरन ही इसको अटेम्प्ट किया होगा। इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है ऐसी भूमि, बैरन का मतलब होता है जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती है। लेकिन फॉलो लैंड का मतलब होता है क्या, परती भूमि। क्या, परती, मतलब जिसको 1 साल के लिए छोड़ दिया गया, अगले साल उसमें फिर से खेती की जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फैलो लैंड हो जाएगा। आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। फैलो लैंड का मतलब क्या होता है, परती भूमि। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3 देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार तो ऐसा क्या है जो का पार्ट नहीं है गवर्नमेंट का, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेस होता है। जो प्रेस, देखिए एग्जीक्यूटिव वगैरह जो भी हैं सब गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन प्रेस क्या होती है, फ्री काम करती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेक्युलरिज्म मीन्स, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। तो ये धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स विदाउट स्टेट फेवरिंग एनी वन रिलीजन, ठीक है ना। मतलब राज्य किसी भी धर्म
एक धर्म को बढ़ावा ना दे और सभी धर्मों का समान सम्मान करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग द पब्लिक फैसिलिटी ऑफ द जनरल पब्लिक ऑफ, देखिए इसको मैं फिर रीड कर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी टू द जनरल पब्लिक इज ऑफ, मतलब इसका हिंदी क्या निकल के आएगा? जो इसका हिंदी होगा कि सार्वजनिक जो सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है। ठीक है, सार्वजनिक मतलब जो हमको रोड पानी ये सब चीज़ें मिलती हैं तो वो किसकी है? गवर्नमेंट की है। कौन होता है? गवर्नमेंट, मतलब सरकार। हिंदी में क्या बोलेंगे? सरकार। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए तो सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ से डरे नहीं, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से हिंदी में भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी समझने के लिए बेस्ट तरीका है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारा कन्वर्सेशन होता रहे। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया फिल इन द ब्लैंक। 6 to 10 जो होता है बच्चों हमारा फिल इन द ब्लैंक होता है, वो भी हमारा 5 मार्क्स का होता है। मतलब 5 मार्क्स का हमारा फिल इन द ब्लैंक आता है। अब 5 मार्क्स का हमारा क्या आता है? टिक द करेक्ट ऑप्शन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, ये आते हैं। 10 मार्क्स के हमसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका आंसर देखते हैं। द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस इन, जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। ये ईयर लिख देना था आपको, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या बोल रहा है? द कलेक्शन ऑफ रूल्स नेसेसरी फॉर गवर्निंग द कंट्री इज कॉल्ड, वो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं? ऐसा इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल है? देश चलाने के लिए जिन नियमों का संग्रह होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। इसको कैसे लिखेंगे? CONSTITUION, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा आपका। ठीक है, 8 नंबर देखिए। अ कम्युनिटी विच लेस पॉपुलेशन इन सोसाइटी इज नोन एज डैश कम्युनिटीज, ऐसी कम्युनिटीज जो मतलब कम जनसंख्या वाले समुदाय को डैश समुदाय कहते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनॉरिटी। इसको क्या लिखेंगे? MINORITY, माइनॉरिटी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक बोलते हैं। 9 नंबर देखिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज डैश टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज 6 to 14 ईयर्स, मतलब इसका क्या हो जाएगा? जो भारतीय सरकार है वो क्या करती है? भारतीय संविधान जो है तो वो कहता है, भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या गारंटी देता है? मतलब उसमें डैश लगाना है, तो उसमें क्या है? राइट टू एजुकेशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? राइट, RIGHT, राइट टू एजुकेशन, EDUCTION, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये आप यहाँ पे फिलअप्स में इसको मेंशन करेंगे। अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 बोल रहा है, मिनिमम बेस इज डिसाइडेड बाय, जो मिनिमम बेस है मतलब न्यूनतम मजदूरी जो है वो तय की गई है। कितनी तय की गई है? किसके द्वारा? किसके द्वारा तय की गई है? गवर्नमेंट के द्वारा। GOVERNMENT। अब देखिए यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट ऑप्शन आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। अब हम आगे चल रहे हैं किसमें? हमारे वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? इनको अपने बुक में टिक लगा लेना, साथ साथ मैं आपको आंसर्स भी बताता चलूँगा। ऐसा नहीं है, अगर आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो आपको आंसर्स भी अवेलेबल होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आंसर्स अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मान के चलिए कि 5 to 7 क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर से रिपीट होते ही हैं। और ओरिजिनल पेपर ये देखिए यहाँ पे एक भी कोड लिखा हुआ है जो आपको एग्जाम में पेपर मिलता है। आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक कोड लिखा हुआ है। ऐसे करके कोड आपका एग्जाम स्कूल में आपको मिलता है जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल वरी करने का ज़रूरत नहीं है कि सर जो चीज़ें बता रहे हैं वो हमारी सही है या फिर ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 11 नंबर देखिए। विथ विच बैटल डिड द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ द बंगाल बिगन। ठीक है ना, अब इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा? बंगाल, देखिए बंगाल पर ब्रिटिश विजय किस युद्ध से शुरू हुई? तो मतलब जो बंगाल पे पहले बार विजय जब हुई थी तो उस टाइम पे ब्रिटिश की विजय किस युद्ध से शुरू हुई थी? तो इसको क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ प्लासी। इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? इसके मैं अब आंसर आपको डायरेक्ट बताऊंगा जो कि आपको लर्न करते हुए चलना है। बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था? 1757 में। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था? 1757 में, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी दोनों लिखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रैयत। रैयत का मतलब क्या होता है, रैयत का मतलब होता है आपका या तो फार्मर बोलिए या फिर प्लीजेंट बोलिए, ठीक है, किसान के लिए बोला जाता है। तो आप यहाँ पे प्लीजेंट भी लिख सकते हैं, पीजेंट, SANT, पीजेंट लिखिए, चाहे आप यहाँ पे क्या लिखिए, फार्मर, ठीक है, दोनों आप लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, सॉरी। और ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं किसान, ये दोनों चीज़ें सेम चीज़ में आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जिसलिए क्लैरिटी बनी रहे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं फिर। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट अगेंस्ट द कास्ट ड्यूरिंग द क्रोनिकल पीरियड, ठीक है ना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, क्रोनिकल पीरियड के समय पे जाति के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, भक्ति मूवमेंट, इसको क्या बोलेंगे, भक्ति मूवमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, भक्ति मूवमेंट, ठीक है, भक्ति मूवमेंट हो जाएगा। इसको हम हिंदी में भी भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन 13 नंबर का है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बच्चों, भक्ति मूवमेंट हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जुडिशियल रिव्यू एंड क्रिएट अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी केम अंडर हुज जुरिडिक्शन। मतलब ये अगर हम बात करें यहाँ पे कि जैसे न्याय की समीक्षा हो गई, विवाद से निपटना हो गया, ये किस किस, ये सारी सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आता है, तो ये कौन होती है, न्यायपालिका होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जुडिशरी, JUDICIARY, ठीक है, ये आपका जुडिशरी हो गया, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ डिसीज कॉज बाई वाटर। ऐसे डिसीज के नाम बताने हैं जो कि किसके कारण होती है, पानी के कारण होती है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, चाहे आप हैज़ा लिख दीजिए और टाइफाइड भी लिख सकते हैं, कोलेरा और टाइफाइड लिख दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों डिसीजेस किससे कारण होती हैं आपका, ये जो होती हैं ये पानी के कारण होती है। तो इसका नाम आप लर्न कर लीजिए, मैं आपको बताया रहा हूँ, हैजा और टाइफाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ एनी वन स्कीम इम्प्लीमेंटेड टू प्रमोट द सोशल जस्टिस इन द ट्राइबल इनहेबिटेट्स एरियाज, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जनजाति के लिए न्याय के लिए ऐसी योजना का नाम बताइए कि जो लागू की गई हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन बंधु कल्याण योजना। क्या है, वन बंधु कल्याण योजना। इसको ले हिंदी में इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, VANBANDHU, वन बंधु, ठीक है ना, वन बंधु कल्याण योजना। आप ये तो कल्याण योजना लिख लेंगे, लेकिन वन बंधु की मैंने स्पेलिंग यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब चलिए बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका आ गया, कौन सा पेपर आ गया यहाँ पे, जो आपका पेपर है ये आ गया शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स दे के जाएंगे, 3 मार्क्स दे के जाएंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको केवल 30 वर्ड्स में लिखना है, 30 to 40 वर्ड्स में आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चों, थोड़ा क्वालिटी यहाँ पे आपको मिसमैच हो सकती है, लेकिन देखिए वीडियो क्वालिटी में अगर आप पेपर की क्वालिटी की बात करेंगे वो मिसमैच है, लेकिन आपको टीचिंग क्वालिटी A1 मिलने वाली है। इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए। अगर आपने इस पेपर को पूरा टाइम दिया तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। ये तो आपको पता ही चलेगा कि आपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके की कर रखी है, ठीक है। देखिए, व्हाट वर द मेन सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ रिवोल्ट की 1857 नॉर्थ इंडिया में, तो क्या है, तो आप यहाँ पे देखिए जगह के नाम बताना है, तो दिल्ली हो गया। मैं अब यहाँ पे बच्चों ये आप थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है तो मैं आपको रीड करके इनके आंसर्स बता दूंगा। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अगर मार्क करना है अपने बुक में तो आप वहाँ से भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो अगर हम बात करें कि 1857 के रिवोल्ट के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, तो दिल्ली था, कानपुर था, लखनऊ था, झांसी था और मेरठ था, ठीक है। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी एंड मेरठ। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट एफर्ट्स डिड ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेक टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने महिलाओं की कंडीशन को सुधारने के लिए क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया था, ही सपोर्टेड द विडो रीमैरिज
मतलब उन्होंने विडो की जो विडो हुआ करती थी, मतलब विधवाएं होती थी, उनका रीमैरिज करवाना स्टार्ट किया था, वुमेन्स एजुकेशन एंड अपोज द चाइल्ड मैरिज। मतलब 3 काम उन्होंने बेसिकली किया था। विडो रीमैरिज पहला हो गया आपका, दूसरा क्या हो गया, वुमेन एजुकेशन पे फोकस किया, और चाइल्ड मैरिज का भी उन्होंने अपोज किया था। ठीक है, तो आपको लिखना कैसा है, ही सपोर्टेड विडो रीमैरिज कॉमा वुमेन एजुकेशन एंड अपोज चिल्ड्रन मैरिज। बस इतना लिखेंगे, 3 मार्क्स आपको मिल गया। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। राइट 4 प्रिंसिपल ऑफ, ये 1 मिनट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थोड़ा सा पेपर उतना क्लियर नहीं है, इस कारण से क्या हो जाता है बच्चों को, उतनी अच्छी विजुअलिटी नहीं आ पाती है। ठीक है ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हमको बात करनी है, यहाँ पे हम सतत विकास के 4 सिद्धांत की बात करें, तो नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब संसाधन संरक्षण। नंबर 2 हो जाएगा बैलेंस डेवलपमेंट मतलब संतुलित विकास। नंबर 3 हो जाएगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, आपका पर्यावरण संरक्षण। और नंबर 4 क्या हो जाएगा, फ्यूचर सिक्योरिटी मतलब भविष्य की सुरक्षा। ये आपके इसके आंसर हो जाएंगे, मैं जो आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज अ ब्लास्ट, ये क्या लिखा हो, 1 मिनट में बच्चों इसको चेक करके बताता हूँ। हाउ डज द ब्लास्ट फर्नेस वर्क, जो ब्लास्ट फर्नेस है वो कैसे काम करता है। एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताया ना, पेपर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, जिस कारण से हमको ये बच्चों दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं इसको प्रॉपर जूम कर दिया हूँ, तो अब आपको ये दिक्कत नहीं होगी। मतलब ब्लास्ट फर्नेस जो है तो वो किस तरीके से काम करता है, उसका आपको क्या करना है, लेवल डायग्राम बनाना है। तो देखिए, मैं आपको ये तो बता दूंगा कि किस तरीके से काम करता है, लेकिन डायग्राम बच्चों आपको बुक से देखना है आपको। ठीक है ना, अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयरन और कोक and limestone are heated to extract the milestone। ठीक है ना, आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना। जो प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना का उसका काम क्या है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहला उसका काम क्या है, स्किल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट। जो आपके ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चली है, इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं, स्किल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट। अब देखिए इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और युवाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, चलिए 22 देख लेते हैं। वाई इज नेसेसरी टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द प्राइवेट कंपनीज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना, मतलब ये नेसेसरी क्यों है कि जो निजी कंपनी है उन पे क्या करना, निजी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी जो हैं उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स एंड वर्कर्स राइट। मतलब जो कंज्यूमर्स हैं या वर्कर्स हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए, जो जो प्राइवेट कंपनी है। ठीक है ना, मतलब उनकी गवर्नमेंट की बात सुने। चलिए अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये हमारा 5 मार्क्स के आते हैं, ऐसे हमसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोल रहा है, वाई वॉज द बंगाल पार्टीशन एंड वॉट इट्स कॉन्सिक्वेंस। मतलब बंगाल का जो विभाजन है वो क्या हुआ था और उसका परिणाम क्या आया था। तो देखिए अब इसका हो जाएगा, ब्रिटिश डिवाइडेड द बंगाल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ब्रिटिश ने क्या किया था, बंगाल को इसलिए डिवाइड किया था कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को ले पाएँ। एंड इट लेड टू द स्वदेशी मूवमेंट, वो कहाँ गया था, स्वदेशी मूवमेंट पे गया था, एंड द नेशनल यूनिटी पे गया था। ठीक है ना, तो अब देखिए ये इसका आंसर है। ठीक है ना, थोड़ा सा आप इसको और एक्सट्रैक्ट करके लिखिएगा, क्योंकि एग्जैक्टली मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, जो बेसिक उसका पीछे का रीज़न है मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप अपनी बुक में मार्क करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब द रीजन्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। आपको क्या बताना है, जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव हैं उनके विनाश का कारण क्या है। ठीक है ना, आपको यहाँ पे क्या बताना है, जो प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीव है उनके विनाश का कारण बताना है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। अर्बनाइजेशन हो गया और पोचिंग हो गया। मैं पोचिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे देखिए POACHING, ये पोचिंग क्या होता है आपका, ये आपका होता है शिकार करना। ठीक है ना, तो शिकार करना मतलब 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्या कर रही हैं, ये मान चलिए कि एक्सटेंशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का कारण है।
अब मैं यहाँ पे देखिए, मैं आपको मेन पॉइंट, की पॉइंट बता रहा हूँ, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड पोचिंग, लेकिन इनको सबको आपको प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा, तब आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये आपको जो वर्ड्स हैं 7 to 80 वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक है। देखिए 25 नंबर क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ इन इंडिया। एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है इंडिया में, गिव द रीजन, आपको रीजन बताना है, ठीक है ना। तो देखिए प्रमुख गतिविधि क्यों है, उसका रीजन है बिकॉज द मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवहुड। मतलब आपको क्या है, जो बहुत सारे लोग हैं वो काहे में डिपेंड हैं, क्योंकि आप वो डिपेंड है एग्रीकल्चर के लिए, अपने जीवन बसर करने के लिए, इसलिए प्राइमरी एक्टिविटी क्या है इंडिया की, एग्रीकल्चर है। इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करके आपको लिखना है, अभी तो मैं आपको केवल की पॉइंट आपको मेंशन करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन द पब्लिक अपोज द अनपॉपुलर एंड द कंट्रोवर्शियल लॉ एक्सप्लेन। जो लोग हैं वो अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ को कैसे अपोज कर सकते हैं, मतलब अपोज कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। तो उसका विरोध कैसे कर सकते हैं, थ्रू प्रोटेस्ट। मतलब पहला पॉइंट तो आपको लिखना है थ्रू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, आंदोलन के द्वारा। दूसरा है कोर्ट के द्वारा, तो जैसे कोर्ट के द्वारा क्या है, तो न्यायालय के द्वारा हो जाएगा। फिर आपका इलेक्शन और चुनाव और मीडिया के माध्यम से, मतलब इलेक्शन के माध्यम से, मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट गलत काम कर रही है तो उसको वोट ना दें, दूसरे गवर्नमेंट को चूज करें, ठीक है। और तीसरा, चौथा नंबर जो हो जाएगा, चौथा नंबर वो क्या है हमारा, मीडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा। मीडिया के थ्रू आप चीज़ों को अपोज कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया लोगों तक पहुंचता है और मीडिया मोस्ट पावरफुल माना जाता है इस टाइम पे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, होप करता हूं कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए चीज़ें और वो सारी चीज़ें अवेलेबल करा दूंगा। देखिए जस्ट ही मैंने पहले आपको इंग्लिश का पेपर पढ़ाया है, अब देखिए मैं साइंस का पेपर पढ़ाने जा रहा हूँ। ये साइंस का भी पेपर की PDF मैंने बना रखी है, अब मैं इसको भी 1 by 1 एक्सप्लेन करूँगा। तो जो बच्चे साइंस की जानकारी चाहते हैं मेरे से कनेक्ट करेंगे, मैं उनके लिए सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।